गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्जाम में आने वाले सीटीपी के 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट का आज सेकेंड डे है, जिसमें कि हम आज 30 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? पहला ऑप्शन है प्राप्तांक की अस्थिरता, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को नामांकित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, सेकेंड ऑप्शन है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, थर्ड ऑप्शन है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, फोर्थ ऑप्शन है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आनुवांशिकता, सेकेंड ऑप्शन है वातावरण एवं अनुभव, थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन है प्रतीकात्मक बुद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वातावरण एवं अनुभव, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। तो कैलोर गिलिगन क्या कहते हैं? तो इसके बारे में है, पहला ऑप्शन है का तर्क है कि कोलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की गई है। सेकेंड ऑप्शन है ने कोलबर्ग के सिद्धांत में देखभाल और न्याय के विचार से सहमत है। थर्ड ऑप्शन है आलोचना करती है कि कोलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का संदर्भ नहीं लिया है। फोर्थ ऑप्शन है ने कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का 2 स्तर और जोड़कर विस्तार किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वो तर्क है कि कोलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो कि देखभाल के आचार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लेबाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक संवाद, सेकेंड ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखना, थर्ड ऑप्शन है प्रतिवर्ती सोच, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिपादन अधिगम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका आंसर होगा सहयोगात्मक संवाद। सहयोगात्मक संवाद इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विकासात्मक, इसमें एक कथन दिया गया है, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। तो इसके तर्क में कहा गया है बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प में ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करती है ए की। सेकेंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करती है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों ही गलत है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही है और आर
सही व्याख्या नहीं करती है ए की। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्या कहता है? सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिपादक शिक्षण, सेकेंड ऑप्शन है पूछताछ आधारित शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण की व्याख्यान विधि, फोर्थ ऑप्शन है रट कर याद करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पूछताछ आधारित शिक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधित परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है किशोरावस्था, सेकेंड ऑप्शन है शैशवावस्था, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, फोर्थ ऑप्शन है माध्यमिक बालावस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इसका तो आराम से आप आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, किशोरावस्था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इसमें निम्नलिखित दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। शिक्षणीय वर्ग को इसमें चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 70 से 90। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 30 से 50, थर्ड ऑप्शन में है 50 से 70, फोर्थ ऑप्शन में 50 से नीचे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 70 से 90। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, क्या होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, दूसरा ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, थर्ड ऑप्शन है शरीर पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, फोर्थ ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर विकास होता है शरीर का। किसी भी मनुष्य के विकास में इस तरह का वृद्धि होता देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 क्या कहते हैं? समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधक है? कौन सा अवरोधक है? फर्स्ट ऑप्शन है साधन लक्ष्य विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है प्रक्रियात्मक आवद्धता, थर्ड ऑप्शन है पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, फोर्थ ऑप्शन है स्वानुभविक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों डैश के कुछ उदाहरण हैं। क्या है उदाहरण? तो पहला ऑप्शन है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में बच्चे की स्थिति की निरूपण विधि, थर्ड ऑप्शन है आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, फोर्थ ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि आकलन की गणना विधि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि आकलन एवं गणना विधि। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है वह डैश कहलाती है? डिसकैलकुलेरिया, डिसकैलकुलेरिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टोनिया, डिस्मॉर्फिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है असमूह बुद्धि लभ्वांक, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व,
थर्ड ऑप्शन है मौखिक बुद्धि लाभांक। फोर्थ ऑप्शन है संस्कृति मुक्ति बुद्धि लाभांक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मुक्ति बुद्धि लाभांक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि अभिकथन दिया गया है और उसके तर्क दिए गए हैं। तो अभिकथन में क्या है? एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तित्व अभिभिन्नता को पोषित नहीं करना चाहिए। इनके तर्क में दिया गया है प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाए और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प चुनने के लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं करती है ए की। सेकेंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करती है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15। ऑप्शन नंबर 15 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15। ए और आर दोनों ही गलत है। इनमें कोई भी तर्क और अभिकथन जो दिए गए हैं दोनों ही इनमें क्या है? गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या? अब ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। फोर्थ ऑप्शन है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या से समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ तब किए जाने वाले कुछ निश्चित मूल्य सिद्धांत हैं? तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं फर्स्ट पॉइंट दिया गया है बच्चों को अपनी आवाज उठानी या चिल्लाना नहीं चाहिए। सेकेंड है बच्चों को अपनी बारी में बोलने तथा एक दूसरे को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके फर्स्ट ऑप्शन में ना तो एक ना तो दो। दूसरा ऑप्शन है केवल एक। सी ऑप्शन है एक और दो दोनों। तो फोर्थ ऑप्शन है केवल दो। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, एक और दो दोनों ही क्या है? सही है। ठीक है, इसके दोनों ही सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में है उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे। थर्ड ऑप्शन है उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उनकी ऊर्जा को एक दिशा देंगे। फोर्थ ऑप्शन है सदैव कड़ी नजर रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उनकी ऊर्जा को एक दिशा प्रदान करेंगे जिससे कि वो आगे आने वाले भविष्य में उस चीजों में अच्छा कर सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 क्या कहते हैं? यदि छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ हैं तो इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है कि शारीरिक अक्षमता। सेकेंड ऑप्शन है सीखने की अक्षमता। थर्ड ऑप्शन है लोकोमोटर विकलांगता। फोर्थ ऑप्शन है मानसिक विकलांगता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा लोकोमोटर विकलांगता। लोकोमोटर विकलांगता इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? फर्स्ट ऑप्शन है साधन लक्ष्य विश्लेषण। सेकेंड ऑप्शन है प्रकार्यात्मक आवद्धता। थर्ड ऑप्शन है पश्यगामी कार्यकारी युक्ति। फोर्थ ऑप्शन है स्वानुभविक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकार्यात्मक आवद्धता इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निशा अपनी सहेली और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में है स्थानकीय संबंध बुद्धि। दूसरा है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। थर्ड है प्राकृतिक बुद्धि। फोर्थ है धारा प्रवाहिकता बुद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, अब इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा, क्रोध, प्रशंसा या खेलना। इनमें से क्या जो है वो जन्मजात ही वो होता है? तो इसमें क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर ए, निद्रा, जो कि जन्म से ही हम सीख लेते हैं। ठीक है, वो हमें सिखाया नहीं जाता है या वो जन्म से ही हम सोते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 क्या कहता है? बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा। सेकेंड ऑप्शन है एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा। थर्ड ऑप्शन है स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना। फोर्थ ऑप्शन है अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा यानी सबको साथ में लेकर शिक्षा देना। ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को उनके अनुसार से शिक्षा देना। अब बात करते हैं 24 नंबर की क्वेश्चन की। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? अभिप्रेरणा मतलब होता है इंटेलिजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अब्राहम मैलेस्को। सेकेंड ऑप्शन है सिम्पसन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है विलियम जेम्स। फोर्थ ऑप्शन है मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैकडूगल। मैकडूगल जो है इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। तो ये कहता है एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार। सेकेंड ऑप्शन है डिस्फेंसिया। थर्ड ऑप्शन है संवेदी एकीकरण विकारु तथा फोर्थ ऑप्शन है एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संवेदी एकीकरण विकारु। ठीक है, तो अब इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य का परिणाम विकार के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है खोज। सेकेंड ऑप्शन है चुनौती। थर्ड ऑप्शन है वंशानुक्रम। फोर्थ ऑप्शन है स्थिरता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वंशानुक्रम में परिवर्तन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की।
तो 27 क्या कहता है, संचार में प्राप्त श्रव्य जानकारी का उपयोग डैश द्वारा नहीं किया जा सकता है। दृष्टिबाधित छात्रों, सेकेंड ऑप्शन है शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों, थर्ड ऑप्शन है श्रवण बाधित छात्रों, फोर्थ ऑप्शन है मानसिक रूप से विकलांग छात्रों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रवण बाधित छात्रों। ठीक है, श्रवण बाधित छात्रों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, शिक्षा शास्त्र हमें सिखाने के लिए डैश बता सकता है क्या, किस तरह। ठीक है, किस तरह, और फिर उसके बाद क्या है, कब। तो अब इसके ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 1, 2 और 3। दूसरा ऑप्शन है 1 और 3। थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। डी है 1 और 3, सॉरी 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकार्यात्मक आबद्धता या स्थिरता। दूसरा ऑप्शन है अनुरूपकों का प्रयोग। थर्ड ऑप्शन है कारक प्रभाव संबंधी स्थापित करना। फोर्थ ऑप्शन है साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्या है ऑप्शन नंबर 1, तो प्रकार्यात्मक आबद्धता या स्थिरता इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और 30 नंबर की। तो इसमें क्या कहता है, अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि, पहला ऑप्शन है बच्चा संतुष्ट अनुभव करे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। थर्ड ऑप्शन है बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए। फोर्थ ऑप्शन है बच्चा उपयुक्त सभी करे। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, लास्ट और ऑप्शन डी, यानी बच्चा उपयुक्त सभी करे। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चे जो वह सीखते हैं उसे दोहराए, ये सभी चीज करके अधिगम प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।